लेकिन एक समय ऐसा हुआ पढ़ते 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 बिल्कुल चीजें बहुत ही एक्सीलेंट हो गई, बिल्कुल शार्प हो गई। तो पढ़ाई का मतलब बच्चों यही कि आप बिल्कुल बेस से पढ़िए, बेस से उठिए और पढ़ते 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 अपने आप को इतना बढ़िया बनाइए कि बिल्कुल पढ़ाई का मजा ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या बच्चों। यहाँ बच्चों देखो आपके सामने पहली स्लाइड यहाँ पे बनी है और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों कि आपके सामने लॉजी या स्टडी लिखी गई यहाँ पे, लॉजी या स्टडी। तो आप पहला देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कोशिका का विज्ञान, जिसे बच्चों बोलते हैं साइकोलॉजी। जब कभी हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, तो बच्चों हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं बायो का वो साइकोलॉजी ही पढ़ते हैं, वो उसका विज्ञान ही पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चों ये है कि हमारी जो स्टडी है, हमारा जो पढ़ना लिखना होता है वो हमेशा बेसिक से होता है, बिल्कुल छोटी चीज से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी जीवन की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो बच्चों सेल है, कोशिका है। तो हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी जो बायोलॉजी में बनता है बच्चों कोशिका से ही बनता है, साइकोलॉजी से ही बनता है। तो आपके सामने लिखा है कोशिका का विज्ञान साइकोलॉजी, कोशिका का विज्ञान साइकोलॉजी। बच्चों से क्या बोली? कोशिकाओं का अध्ययन। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? तो साइकोलॉजी बोला जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी बच्चों कोशिका का विज्ञान बोलेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप अपने कॉपी में नोट करके लगातार इसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मैं दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा बच्चों लिखा है कवक विज्ञान। बच्चों आपने कवक के बारे में पढ़ा होगा। कवक को बच्चों लोग बोलते हैं फंगाई, फंगस बोलते हैं या फंजाई बोले, जो भी बोले। कवक, ये कवक के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते चलते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में कवक बहुत ज्यादा है। कवक से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, पक्का हर बार आते हैं। तो बच्चों आप लिखा कवक विज्ञान जिसे बोलेंगे बच्चों माइकोलॉजी। अच्छा एक बात और समझ लें आप लोग, कभी कभी इस माइकोलॉजी को वो ऐसे भी लिख देता है, सेम ऐसे भी करके लिख देगा माइकोलॉजी। तो बच्चों दोनों तरीके से आप समझ के चलिए, इसे बोलेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ऐसे भी लिखकर मिलेगा आपको और ऐसे भी मिलेगा। कभी कभी इसी साइकोलॉजी को बच्चों वो ऐसे भी लिख देता है, साइकोलॉजी। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे जो मैं नाम लिख रहा हूँ हिंदी में सेम वही, सेम एज इंग्लिश सेम वही लिखा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा माइकोलॉजी, उसे बच्चों माइकोलॉजी। तो ऐसे आप दोनों तरीके से अपने दिमाग को बना के चलिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हम उसको हैंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो कवक विज्ञान बच्चों हो गया, यहाँ हो गया कवकों का अध्ययन हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जो भी बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं बिल्कुल हमें, वो बिल्कुल एक ही पॉइंट को अच्छे से बिल्कुल समझ के चले बच्चे। ठीक है, चलिए तीसरा बच्चों पॉइंट लिखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों आप ये समझें कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब क्या है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा छोटा। और बच्चों आपको पता है कभी आप बैक्टीरिया या जीवाणु को आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कभी आप बच्चों किसी भी छोटे जीव को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो जिस चीज को आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे उसके बारे में अध्ययन करना बच्चों माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रो का मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा। और अगर हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस को देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी बच्चों, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, उसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये बात बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों लिखा है जीवाणु विज्ञान, लिखा है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है बच्चों? जीवाणु। और लॉजी का मतलब बच्चों अध्ययन करना। लॉजी इन द सेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज का अध्ययन करना बच्चों लॉजी कहलाता है। किसी भी वर्ड की आप सामने देखेंगे लॉजी 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 लॉजी, ये लॉजी लिखा है बच्चों आपके सामने, लॉजी लिखा है। आप यहाँ पे देख लें बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी। ये लॉजी का मतलब होता है बच्चों जिस चीज के बारे में हम आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना, अध्ययन करना, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे आप देखें जीवाणु विज्ञान बच्चों क्या हो जाएगा? जीवाणुओं का अध्ययन। सबसे सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ से लॉजी से आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे और आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते लिखा है ब्रायोलॉजी। बच्चों अगर आपने कभी 11th और 12th में अगर आपने बुक पढ़ी हो तो आपने एक चैप्टर का नाम पढ़ा होगा बच्चों ब्रायोफाइटा, जो पौधे के ग्रुप में आता है। आपने पढ़ा होगा जो पौधे होते हैं बच्चों, शैवाल होती है, इसको बोलते हैं एल्गी। इसके बाद ब्रायोफाइटा होता है बच्चों, उसके बाद टेडोफाइटा होता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो बच्चों अगर हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं बच्चों एल्गोलॉजी या बोलते हैं फाइकोलॉजी, अगर हम शैवाल के बारे में जानेंगे। और अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे, ब्रायोफाइटा एक पौधे का ग्रुप है, अगर ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे बच्चों उसे बोलेंगे ब्रायोलॉजी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रायोलॉजी, उसे बच्चों बोलेंगे ब्रायोफाइटा का अध्ययन। और आपको पता है ब्रायोफाइटा एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा रिक्सिया, मार्गेंसिया, स्फैग्नम, ये सारे मॉस, ये सारे इसी के अंदर आते हैं बच्चों। इसी ब्रायोफाइटा के अंदर ही वो सारे के सारे प्लांट आते हैं जो ब्रायोफाइटा ग्रुप में या ब्रायोफाइटा किंगडम में रखे जाते हैं। तो बच्चों जैसे ब्रायोफाइटा आगे चलते हैं उसका नाम आता है टेडोफाइटा। तो जब टेडोफाइटा के पौधे के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं बच्चों टेडोलॉजी बोल देंगे, सिंपल सी बात है। टेडोलॉजी बोल देंगे। एल्गी पढ़ेंगे तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोल देंगे। ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो ब्रायोलॉजी बोल देंगे। सिंपल टर्म है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप ये 4 पॉइंट आपको 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिंपल वर्ड है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए भाई हो गया होगा उम्मीद है। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते बच्चों 6वें नंबर का है, लेकिन बच्चों पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। बच्चों आपको पता होगा इकोलॉजी होती क्या है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इन्वायरमेंट या पर्यावरण या पारिस्थितिकी के बारे में पढ़े भी होंगे। बच्चों इकोलॉजी का मतलब होता है, इको मतलब होता है हमारे चारों तरफ। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँ इको, ये लिखा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ बच्चों लिखूँ इको और प्लस मैं बच्चों लिखूँ लॉजी, बच्चों दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? इको मतलब होता है बच्चों हमारे चारों तरफ, ये जो इको यहाँ पे लिखा है इसका मतलब हो गया हमारे चारों तरफ, जो हमारा संबंध इस इन्वायरमेंट या जो तमाम सारा जो आसपास का जो वातावरण है उससे जो हमारा संबंध है उसी को बच्चे बोलते हैं इको। और लॉजी मतलब क्या होता है? उसको स्टडी करना। तो हमारे पारितंत्र में जो भी चीजें हैं, हमारा और किसी प्लांट का, हमारा और किसी बैक्टीरिया का, हमारा और किसी हवा का, हमारा और किसी पानी का, हमारा या किसी के साथ जो आसपास पड़ोस में जो संबंध स्थापित करते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। दैट मींस पारिस्थितिकी। और इसके अंदर देखो आपको लिखा है जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जीवो मतलब क्या हो गया? हमारा, हम लोग जीव हैं, हमारा संबंध किसी प्लांट के साथ, हमारा संबंध किसी एयर, वाटर, कोई भी चीज जो एटमॉस्फेयर में उसके साथ जो हमारा रिलेशन है, जो संबंध है, उसी को बच्चों बोलते हैं इकोलॉजी।
दैट्स वेरी सिंपल। फिर हमको लिखा टेरेडोलॉजी, हमने लिखा टेरेडोलॉजी। तो अभी मैंने आपको बताया टेरेडोफाइटा के अंदर जितने प्लांट आते हैं उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? टेरेडोलॉजी बोला जाता है। जैसे मैंने बोला ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, एल्गी एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, टेरेडोफाइटा टेरेडोलॉजी, ये सारे सारे बच्चों प्लांट ग्रुप हैं। इन प्लांट ग्रुप के बारे में ही पढ़ना, हमें सारी चीजें पता चल जाती है कि हमें किसके बारे में जानना है। ठीक है भाई, तो चलिए अगला देखते हैं। लिखा है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। बच्चों को पता है कि हमारे यूज में जो ज्यादातर जो प्लांट आने वाले हैं बच्चों एंजियोस्पर्म ही होते हैं। जो भी चीज आप खाते पीते जो भी चीज है वो सारी सारी बच्चों क्या होती है? एंजियोस्पर्म। जैसे अगर बात करूं किसी पाइनस की, जो पाइनस होता है, ठीक है, वो बच्चों क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। जो साइटस होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म, जो सेटस होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का सिस्टम अलग है, एंजियोस्पर्म का सिस्टम अलग है। एंजियोस्पर्म हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीज खाते हैं वो सारी की सारी चीजें बच्चों हमेशा आवृत बीज की या एंजियोस्पर्म में आती हैं। और हमेशा एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पादों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पीय जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसी को समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर बच्चों लिखा है एनाटॉमी। ठीक है बच्चों, एनाटॉमी। बच्चों जब कभी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जब कभी आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वहां पे आपको किसी प्लांट के बारे में एनाटॉमी सिखाई जाएगी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, सपोज दैट मैं एक प्लांट हूँ, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सिर्फ प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। मैं एक प्लांट हूँ, सपोज दैट, या आप एक प्लांट है। आप बाहर से तो देख के हमें बता सकते हैं कि बाहर से हम कैसे हैं, बट आप अंदर का सिस्टम नहीं जा सकते हैं। तो जब बच्चों हम किसी भी माइक्रोस्कोप या किसी भी सर्जिकल के द्वारा, किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी बॉडी को बिल्कुल ब्रेक करें, उसको काटें और काट करके बिल्कुल अंदर देखें कि वहां पे कौन सा ऊतक है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो अंदर है, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी चीज। जब हम किसी भी चीज का अंदर आंतरिक अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का बच्चों, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बोलते हैं बच्चों आंतरिक, आंतरिकी या शारीरिकी। बोला गया जीवों का आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप प्लांट को देखेंगे, प्लांट हरा है, आप बाहर से देख के बता सकते हैं। प्लांट बिल्कुल अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है, वो आप बाहर से देख के बता सकते हैं। पर बच्चों आप ये नहीं बता सकते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेनकाइमा, ये कौन सा टिश्यू है। ये तो आप तब जानोगे जब आप माइक्रोस्कोप लगाओगे, जब उस प्लांट को काटोगे, उसके अंदर की स्टडी करोगे, तब आप बता पाओगे कि उसकी एनाटॉमी कैसी है, तो उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। सपोज दैट मैं किसी एक बॉडी का एनाटॉमी करूं और उसको बिल्कुल बीच से पूरा फाड़ के बिल्कुल फैला दूं, अलग कर दूं। जब मैं देखना चालू करूं, वहां पे देखो किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी, लंग्स, हार्ट, हमने सब देखा। लेकिन सपोज दैट हमने देखा कि वहां पे स्टमक, पेट है ही नहीं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने एनाटॉमी किया तब पता चला हमें। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, कोई भी बहुत सारी चीज ऐसी होती है। वो कैसे पता चलता है? जब आप उसकी पूरी बॉडी को क्या करते हो भैया? एटॉप्सी करते हो। एटॉप्सी का मतलब क्या होता है? जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हो, पूरी बॉडी को काट के बिल्कुल अलग करते हो, एक एक पार्ट बिल्कुल अलग करते हो, सर्जिकल नॉलेज आप उसी को बोलते हैं बच्चों एनाटॉमी। यहाँ पे आपके सामने लिखा है जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन बच्चों एनाटॉमी कहलाता है। वो कोई भी हो, मैं बार बार आपको एक बार बोल रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और सेम ऐसा ही एक वर्ड आता है बच्चों मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की। तो बाह्य आकार की का मतलब होता है बच्चों जो बाहर से हम चीजों को बता दें कि कोई प्लांट हरा है, सूखा है, गीला है, कैसा है, वो आप बाहर से देख के बता दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार की। मतलब किसी भी प्लांट का या एनिमल का, किसी भी जंतु या पौधे का बाहर से अध्ययन करना बच्चों उसे मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। और किसी भी प्लांट या एनिमल का अंदर से स्टडी करना बच्चों उसे एनाटॉमी बोलता है, एनाटॉमिकल स्टडी बोली जाती है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी बच्चों। यहाँ पे 10वां नंबर लिखा है फाइकोलॉजी। क्या लिखा बच्चों? फाइकोलॉजी। यहाँ पे आपके सामने लिखा है, आपको दिख रहा है बच्चों। भी मैंने बताया इसे हम फाइकोलॉजी बोले या बच्चों हम इसे बोले क्या? एल्गोलॉजी। दोनों वर्ड आपको देख के चलना है, चाहे फाइकोलॉजी बोले बच्चों चाहे एल्गोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम किसका अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? कि हमेशा हम एल्गी का, शैवाल का अध्ययन करते हैं बच्चों, शैवालों का अध्ययन करते हैं। इतनी बात सिंपल हमें लगता है, उम्मीद समझ आ रही होगी। जितने भी नए बच्चे हैं सारे बच्चे बिल्कुल एक ही चीज समझ आ रही है आपको, जरूर बताइए हमें, जरूर बताइए, ठीक है। अब बिल्कुल इस समय कोविड महामारी चल रही है, बिल्कुल आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार अपने तरीके से पढ़िए। डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप घर पर अपने तरीके से पढ़िए, ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल लगे रहिए। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, एग्जाम तो कभी ना कभी होगा ही, जब भी होगा पूरे सिलेबस के साथ होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर बच्चों यहाँ लिखा वृक्षायुर्विज्ञान, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, यूपी कैडेट एग्रीकल्चर ग्रुप में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर लिखा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, आप देख सकते हैं लिखा है वृक्षायुर्विज्ञान। इसका मतलब क्या? वृक्षों की आयु का पता लगाने के लिए बच्चों बोला जाता है, वृक्षों की आयु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ध्यान से सुन लें, वृक्षों की आयु का पता लगाने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों से बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यहाँ पे क्या है? वृक्षायुर्विज्ञान। वृक्ष की जो वृक्ष है उसके आयु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बच्चों हिंदी में बहुत आसान है, अगर आप बायो में किसी भी वर्ड का संधि विच्छेद आप कर ले गए तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। आपको बायो आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, अगर आपने संधि विच्छेद कर लिया तो आपको बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी। आप देखें, आप लिखा है वृक्षायुर्विज्ञान, वृक्ष की आयु का अध्ययन करना, वृक्षों की आयु का अध्ययन करना। बच्चों यहाँ लिखा है वृक्षों की आयु का अध्ययन करना, बच्चों से बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अच्छा एक बात बच्चों यहाँ पे और जान लें कि जो हम इसमें काउंट करते हैं बच्चों, एक नाम होता है बच्चों एनुअल रिंग। थोड़ा सा आप इसको मेंशन कर लीजिए वहीं पे, इसे बोलते हैं बच्चों एनुअल रिंग। हम जब डेंड्रोक्रोनोलॉजी करते हैं तो हम पौधे के अंदर कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसको काउंट करते हैं, जिसको गिनते हैं? एनुअल रिंग को काउंट कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देगा कभी एग्जाम में आएगा, जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया कि हमारे बगीचे में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी उम्र 100 साल है,
तो बताइए उसके अंदर कितने एनुअल रिंग पाए जाएंगे। बच्चों सिंपल सी बात जान लें, जितना एनुअल रिंग होगा उतना ही उसकी एज होगी। सपोज दैट उस प्लांट की एज 100 साल है, तो आप तुरंत बता देंगे उसके बॉडी के अंदर एनुअल रिंग कितना बना होगा, 100 बना होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए किसी प्लांट में 500 एनुअल रिंग बना है, बताइए उसकी एज क्या होगी। बच्चों 500 साल उसकी उम्र होगी। मैंने बोला किसी प्लांट के अंदर 70 एनुअल रिंग बनी है, बताइए उसकी उम्र क्या होगी, 70 साल होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग के आधार पर, इसको बोलते हैं वार्षिक वलय, इसको हिंदी बोलते हैं वार्षिक वलय। एनुअल मतलब होता है बच्चों वार्षिक, रिंग मतलब होता है वलय। तो ऑन द बेसिस ऑफ वार्षिक वलय के आधार पर किसी भी पौधे की आयु का हम पता लगा सकते हैं। और जब आयु का पता लगाएंगे बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है भाई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए भाई अगला देखते जरा क्या लिखा है। देखा आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक का मतलब हो गया कोई ऐसा प्लांट जिससे हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने गन्ना लगा दिया, हमने कोई भी प्लांट लगा दिया, मूंगफली लगा दिया, जो हमारे इकोनॉमिकली जो हमें सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसे पौधे यहाँ लिखा है आर्थिक महत्व के पौधों को भैया क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी बोला जाता है। अगला बच्चों लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणकी योग। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब कभी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बच्चों युग्मक या जाइगोट बनता है। ठीक है, युग्मनज या जाइगोट बनता है, तो निर्माण, निषेचन और भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन बच्चों इसी के अंदर किया जाता है, जो आपको एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है भाई, अगला देखो लिखा है आदिम वनस्पति विज्ञान, एथनोबॉटनी। मतलब आज के 1000, 2000, 500 साल पहले जो तमाम सारे प्लांट थे उनके बारे में आज के समय पता लगाना, उसे बोलते हैं एथनोबॉटनी के नाम से जाना जाता है। मतलब आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग किया जाना। बच्चों आप सोचो आदिवासी कब थे, आज तो बहुत ही रेयर जगह में पाए जाते हैं, लेकिन आज के 100, 500, 1000, 2000 साल पहले बहुत सारे सब आदिवासी रहते थे, तो उसी के बारे में बच्चों आदि वनस्पति विज्ञान का पता लगाया जाना। बच्चों आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करना बच्चों क्या कहलाएगा, यहाँ पे इथनोबॉटनी कहलाता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल से सोचने की बात है। ठीक है, अगला बच्चों लगा है ये आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इथनोबॉटनी। अभी बच्चों फ्लोरिकल्चर, यानी क्या फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब क्या बच्चों फ्लावर, और कोई ऐसा फ्लावर जो आपके घरों को सजाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे शादी वगैरह है, तो आपने गुलाब के फूलों को ले गए, आप गेंदा के फूल को ले गए, या कोई भी आप फ्लावर ले जाइए, हमेशा सजावटी पुष्पों का संबंधी अध्ययन, उसको बच्चे क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर, या उसे क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरिकल्चर जो होता है बच्चों, ये हमेशा सजावटी पुष्प संबंधी अध्ययन किया जाता है। कोई भी प्लांट, कोई भी ऐसा पौधा जो आपके घरों को, कोई ऐसा पौधा जो पुष्प अच्छा देता हो और आपके घरों को बिल्कुल सजाने का काम करता हो बच्चों, उसको हम किसके अंदर रखेंगे बच्चों, तो उसको हम फ्लोरिकल्चर के अंदर रखा जाता है। सिंपल सी बात है कि फ्लोरी मतलब क्या बच्चों, फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो सजावटी फूलों, सजावटी जो घरों को सजाने में काम आता है, उसे बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। ठीक है भाई, तो यहाँ से उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। यहाँ से आपको 2-3 चीज याद करनी, 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट आपको बच्चों ये यहाँ से याद करना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों आपको ये याद करना है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बता मैं आपको सारी चीज रहा हूँ, ताकि कोई चीज छूटे ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप उसको मेंशन कर लीजिए, उसको एक्टिव लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले लीजिए, और उसको आप सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलिए इसको आप नोट कर लें, इसके शॉट ले लें। सही बच्चों को भाई समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। जितने बच्चे भी देख रहे हैं लाइव क्लास में, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल सही बच्चे जरूर बताइए सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक भाई, चलिए आगे चलते भाई। नेक्स्ट, जिन बच्चों का शुरू क्लास में छूट गया था, जिन बच्चों का जो शुरू में छूटा था, वो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल मेंशन कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। क्योंकि जो बच्चे शुरू में आए थे, बहुत सारे बच्चों का छूट गया था, जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बच्चे, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल लगातार आप इसको नोट करते रहिए, मेंशन करते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है मैं, ठीक है। एक बच्चे लिखा है कि अर्बोरिकल्चर, ठीक है भाई बता दे रहा अभी। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आप नोट करते रहिए, आप नोट करते रहिए, कोई नहीं। एंथो बेटा अभी सब आएगा। जिस किसी बच्चे ने पूछा एंथोलॉजी, तो बच्चों कोई चीज छूटेगी नहीं। ये आपको जो स्लाइड दिखाई जा रही है, अभी जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, इससे ज्यादा मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है सोनू यादव बेटा, अभी आपका आप डाउट तब पूछे जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ये आपके सामने 100 क्वेश्चन आपके सामने रखेगा। ठीक है, आपने पूछा कि एंथोलॉजी क्या होता है बेटा, फ्लावर का अध्ययन होता है। ठीक है, पुष्प का अध्ययन बच्चों एंथोलॉजी होता है। ठीक है सोनू यादव, एंथोलॉजी बेटा आप पेशेंस रखो, जितना मैं पढ़ा पहले आप उसको पढ़िए। इसमें जितना मैं बता रहा हूं उसको पहले आप बताइए, उसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक भाई, चलिए बहुत बढ़िया। वॉइस डबल है, अच्छा वॉइस डबल है, वॉइस क्या डबल, कोई दिक्कत आ रही क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या बच्चों? ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं जब पूरा सब पूरा बता दूंगा तो आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होगा, जितना मैं बता रहा हूं पहले आप उसको देखिए, आपके सामने कोई डाउट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते बच्चों। यहाँ लिखा बच्चों अगला, लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ लिखा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसके बारे में यहाँ लिखा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वर्ड लिखा है बच्चों आनुवंशिकी, नाम से पता चल रहा है, और दूसरा लिखा है बच्चों अभियांत्रिकी, यहाँ लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई भी ऐसा जीन, आप समझे जेनेटिक मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा जीन जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, कोई भी जीन जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई करने के बाद उसको हम ऐसा बना दें वो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बहुत अच्छा रिजल्ट दे, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा बच्चों कृत्रिम जीनों का निर्माण व अन्य जीवों में स्थानांतरण का अध्ययन। मैंने बोला कोई ऐसा जीन आप निकालिए किसी भी बॉडी के अंदर से और उसको ऐसा बना दीजिए कि वो किसी प्लांट के अंदर डाल दीजिए, और आने वाले समय वो ऐसा प्लांट तैयार हो, उसके ऊपर ना तो कभी किसी इंसेक्ट का, ना कभी किसी कीट का, ना कभी किसी वायरस का, ना कभी किसी बैक्टीरिया का कोई भी इफेक्ट या कोई प्रभाव उस पौधे में ना पड़े।
वो हम अपने तरीके से बनाएंगे। वो ऐसा पौधा बना देंगे बिल्कुल कोई दिक्कत हो ही ना, कभी उसके अंदर कोई दिक्कत आए ही ना, तो उसको बच्चों लोग क्या बोलेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कृत्रिम जीनों का निर्माण व अन्य जीवों में स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है तो बच्चों क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है आनुवंशिकी जेनेटिक्स। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी आनुवंशिकी संबंधित अध्ययन में क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। और आपको पता है जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहली बार ग्रेगन जॉन मेंडल साहब ने बताया था, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आनुवंशिकी के बारे में, जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी से संबंधित जो भी चीजें होती है बच्चों, वो हम सारी की सारी चीजें बच्चों आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स बच्चों आनुवंशिकी से संबंधित अध्ययन के बारे में बताया जाता है। चलिए अगला देखते क्या है, आनुवंशिकता हेरिडिटी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सपोज है जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बिल्कुल गोरे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन ये आप कैसे हैं, ये तो आप तब है जब आपके मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे रहे होंगे। कहने का मतलब मम्मी से पापा से जो जीन, जो कैरेक्टर, जो लक्षण चल करके बच्चों में आ रहा है, चल करके जो बच्चों में आ रहा है बच्चों, उसे क्या बोले भाई, आनुवंशिकता या हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने संबंधी अध्ययन। मम्मी से पापा से जो लक्षण बच्चों में जा रहा है, जो लक्षण बच्चों में जा रहा है बच्चों, उसी को क्या बोले भैया, उसी को आनुवंशिकता बोलेंगे, उसे बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते क्या लिखा है। लिखा है जैव सांख्यिकी। ये भी आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये वाला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लिखा बच्चों जैव सांख्यिकी बायोमेट्रिक्स, यहाँ लिखा है बायोमेट्रिक्स। आप देख लें बायोमेट्रिक क्या होता है बच्चों, जब कभी आप किसी का कंपटीशन के एग्जाम देने जाएंगे, किसी वाली आप यूपी कैडेट एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, ऐसी मशीनें लगेंगी जिसपे आप थंब रखेंगे, अंगूठा रखेंगे, तो तुरंत वहां पता चल जाएगा कि आप जो एग्जाम देने हैं अपना ही एग्जाम देने हैं या किसी और का। तो बोलते बच्चों उसको बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक मतलब थंब, जो आप थंब लगा रहे हैं वो आप ही हैं, आपके आधार कार्ड से आप मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, उसे बोलेंगे बायोमेट्रिक्स। यहाँ लिखा है जैविक क्रियाओं तथा उनके परिणामों का गणितीय तथा सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण, सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण, ये आपको पता चल जाएगा वहां पे, वहां आपको तुरंत बता देंगे भैया आप हो या नहीं हो। वहां पे तमाम तरह से सिस्टम लगे होते हैं, वो आपको बता देंगे कि आप हैं या नहीं, कि कोई आप कोई और देने आया है। तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बायोमेट्रिक्स बोल देंगे, जैव सांख्यिकी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक नाम आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी से रिलेटेड आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों को लास्ट में लिखा है सैक विज्ञान, लाइकेनोलॉजी। बच्चों कभी आपने पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में, जो सैक होता है लाइकेन, आपने पढ़ा होगा लाइकेन एक वायु प्रदूषण इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। जहां बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है वहां पे लाइकेन कभी ग्रो नहीं करता है, और स्पेशली ऐसी जगह पे ग्रो नहीं करता है, वहां पे उत्पन्न नहीं होता जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी जगह पे कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं करता, यानी कि सैक विज्ञान लाइकेनोलॉजी। ठीक है बच्चों, लाइकेन्स का अध्ययन, लाइकेन, तो इसके बारे में जरूर याद रखनी चाहिए, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइकेन के बारे में, आप इसको जरूर पढ़ें, जरूर जानें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है बच्चे, चले आगे, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए, और सभी बच्चों से मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि परेशान बिल्कुल ना हो, जितने भी आपके डाउट है, जितनी भी चीजें आपको आती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। मतलब आपके स्टडी से रिलेटेड वो चाहे कोई भी हो, चाहे एंथोलॉजी, चाहे पोमोलॉजी, चाहे आर्बोरिकल्चर, कोई भी कल्चर हो, वो सारी चीजें आपको इसी स्लाइड में मिल जाएंगी, जितना मैं कराऊंगा पूरा का पूरा टोटल। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपके दिमाग में जितना भी डाउट होगा सब का सब क्लियर किया जाएगा, नो डाउट। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जितना हमने पढ़ाया सारे बच्चे बिल्कुल धुआंधार बिल्कुल है, सारे बच्चे बिल्कुल धुआंधार, बिल्कुल सबको बिल्कुल एक चीज बिल्कुल रटी है। ठीक है भाई, तो परेशान बिल्कुल ना होइए। चलिए अगला तो लिखा है सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी। बच्चों आपको पता है सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब। जाहिर सी बात है, तालाब के अंदर जो भी जीव होंगे, जो भी जीव होंगे, वो चाहे छोटे छोटे पौधे हों, चाहे छोटे छोटे कोई भी जीव हो, यहाँ पे लिखा बच्चों लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान। इसमें हम शुद्ध झील, जो झील है या शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन, याद देख लें, यहाँ लिखा है उस पानी में उपस्थित वो जीव, वो कोई भी जीव हो, उसके बारे में जो अध्ययन करते बच्चों, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान। और आपको ये बात बिल्कुल मेंशन करके चलना है, यहाँ पे लिखा है शुद्ध पानी, लिखा है शुद्ध पानी, हमेशा प्योर वाटर में, बिल्कुल जो प्योर वाटर होता है बच्चों उसी को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों, प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होगा, शुद्ध पानी, उसी में हम लिम्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, हमेशा प्योर वाटर में। कभी भी इम्प्योर वाटर में, अशुद्ध पानी में या गंदे पानी में हम कभी भी लिम्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। हमेशा जब भी हम लिम्नोलॉजी की बात करेंगे, जब भी हम सरोवर विज्ञान की बात करेंगे, हमेशा हमेशा बच्चों शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है भाई, तीसरी बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उस वर्ड को आप समझेंगे बिल्कुल शब्द को, क्योंकि शब्दों का केलन शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला तो लिखा है आकार की, मार्फोलॉजी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मार्फोलॉजी क्या होती है भाई, आकार की क्या होती है, जो बाहर से चीजों को देख करके जो हम बताते हैं वही आकार की है, वही मार्फोलॉजी है। तो आप यहाँ देख लें, ठीक है, जीवों की आकारकीय संरचना का अध्ययन। अब आकार की मतलब बाह्य संरचना, आपको यहाँ पे याद करके चलना है, बाह्य संरचना, जो बाहर से चीजें हमें देखने से पता चल जाए, जो बाह्य संरचना हमें बाहर से देखने से पता चल जाए, बच्चों क्या कहलाएगा, मार्फोलॉजी कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, निमैटोलॉजी, सूत्रकृमि विज्ञान, निमैटोलॉजी। बच्चों आपको पता होगा कि कभी आपने अगर फाइलम संघ पढ़ा हो, तो संघ बच्चों प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा या नेटेरिया बोलते हैं, टीनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। बच्चों एस्केहेल्मिन्थीज को हम लोग राउंड वार बोलते हैं, और उसी के बच्चों बोलते हैं निमैटोडा। उसी निमैटोडा के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं निमैटोलॉजी। तो आप यहाँ देख लें, लिखा सूत्रकृमि विज्ञान, निमैटोलॉजी, सूत्रकृमियों का पादपों के साथ जो संबंध होता है,
सूत्रकृमियों का पादपों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं बच्चों, उसे बोलेंगे निमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई? निमेटोलॉजी। ध्यान देखें, सूत्रकृमि विज्ञान, निमेटोलॉजी। सूत्रकृमियों का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन बच्चों निमेटोलॉजी कहलाता है। जैसे प्लेटियर मैंथीज होगा तो प्लेटियर मैथीज के बारे में बता देंगे, निमेटोडा होगा तो निमेटोडा के बारे में बताएंगे, टेडोफाइटा था हमने टेडोफाइटा के बारे में बताया, ब्रायोफाइटा था ब्रायोफाइटा के बारे में बताया, शैवाल था शैवाल के बारे में बताया। तो जैसा नाम होता है उसके बारे में वैसी स्टडी की जाती है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, लिखा है पूरा वनस्पति विज्ञान, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी इसको बोलेंगे पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब हो गया ये कि कई हजार साल पहले जो बहुत सारे पौधे जमीन में दब गए और वही दब के कोई पेट्रोल बन गया, कोई डीजल बन गया, कोई कोयला बन गया। तो उन पादपों के बारे में जो हजार साल पहले जमीन दोष हो गए, उन पादपों के बारे में बच्चों स्टडी करना, अध्ययन करना बच्चों पैलियोबॉटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे देख लें, पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। और जीवाश्म आपको पता कैसे बनते हैं भाई? हम लोग जीवाश्म नहीं बनेंगे, अभी मरने के बाद ही जीवाश्म बनेंगे। और वो भी कब बनेंगे? जब किसी डेड बॉडी को कहीं पे गाड़ दिया जाए, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद वहां पे आपकी बॉडी तो नहीं होगी, लेकिन आपका जो कंकाल होगा वो पता चल जाएगा। और उसी कंकाल से ये पता कर लिया जाएगा कि आप किस घर से कहां से आपके मम्मी पापा कौन होंगे। अगर वो जिंदा है तो उनका बिल्कुल पता कर लिया जाए कौन किसका वो है, कौन सा गति किसका है। तो वैसे प्लांट के अंदर, वैसे पौधों के अंदर है जो हजारों साल पहले जो बिल्कुल जमीन दोष हो गए, उनका जीवाश्म निकाला गया, पता कर लिया गया भैया ये कौन थे, यूकेलिप्टस है या कौन सा प्लांट है, बबूल का या किसका प्लांट है। तो वो भैया क्या होगा, किसके अंदर क्या आएगा? इथनोबॉटनी, पैलियोबॉटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान के अंदर देखा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, परागण विज्ञान या परागण विज्ञान, इसे बोलेंगे पैलिनोलॉजी। यहाँ पे देख लें, पराग कणों का अध्ययन। पराग कण को बच्चों बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? पैलिनोलॉजी कहलाएगा। ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, पैलिनोलॉजी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब परागण विज्ञान या परागण विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हम लोग पराग कणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, पराग कणों का अध्ययन करते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, इसको भी आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला लिखो बच्चों पीडोलॉजी। ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार आते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों मृदा विज्ञान, उसे बोलते हैं बच्चों पीडोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख लें, मृदा विज्ञान क्या बोले भाई? पीडोलॉजी बोला जा रहा है, मृदा विज्ञान को पीडोलॉजी। देख लें, चाहे मृदा निर्माण हो, उसकी संरचना हो, उसका अवक्षरण हो, वह संरक्षण संबंधी अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? वह पीडोलॉजी कहलाता है। तो आप यहाँ पे हमेशा याद करें, पीडोलॉजी का संबंध बच्चों मृदा निर्माण से, उसके बारे में अध्ययन करना बच्चों पीडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं क्या लिखा है। अगला लिखा बच्चों पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। क्या लिखा भाई? प्लांट पैथोलॉजी। क्या लिखा भाई? प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ देख लें, पौधों के अंदर जिस भी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा, पौधों के अंदर जिस भी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा जो भी कोई डिजीज उत्पन्न किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करना बच्चों प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देख लें, प्लांट पादप रोग विज्ञान लिखा है, पादप रोगों के लक्षण, कारण व निदान संबंधी अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाएगा। तो पौधे के अंदर जो तमाम सारे रोग है, लक्षण है, कारण है, उसके निदान संबंधी जो भी चीजें होंगी बच्चों, वो क्या कहलाएंगे भाई? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, आपको पता है ये तो प्लांट पैथोलॉजी होगी, लेकिन कभी आपने ह्यूमन पैथोलॉजी भी देखी होगी। पैथोलॉजी का मतलब ये होता है जहां पे बहुत सारे रोगों का बिल्कुल पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जाते हैं, किसी की किडनी में दिक्कत है, किसी ब्लड में दिक्कत है, वो तो किसी पैथोलॉजी में जाता है, वहां पे ब्लड देता है और पता कर लेता है उसमें आरबीसी कम है कि डब्ल्यूबीसी कम है कि क्या कम है। तो पैथोलॉजी होगी। पैथोलॉजी का मतलब ऐसी चीज जहां पे किसी भी चीज के बारे में, किसी भी रोग के बारे में पता लगा करके उसका निदान कराया जाता है। भैया क्या हो गया? वो पैथोलॉजी होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है पादप कारिकी या प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे देख लें, पादप कारिकी या प्लांट फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई भी प्लांट है, उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं या कौन कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, उस सारी क्रियाओं के बारे में जानना ही, उन सारी क्रियाओं के बारे में जानना ही पादप कारिकी कहलाता है। मतलब लिखा है पादप शरीर क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन, पादप शरीर क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन भैया क्या कहलाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। सेम ऐसे ही एनिमल फिजियोलॉजी होती है, सेम ऐसे ही आप खरगोश की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, खरगोश के अंदर तमाम सारी जो उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी करना एनिमल फिजियोलॉजी कहलाएगा, एनिमल फिजियोलॉजी। और वही चीज जो प्लांट के अंदर चल रही है उसे भैया क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो दोनों मैंने बता दिया, एनिमल फिजियोलॉजी बता दिया और प्लांट फिजियोलॉजी बता दिया। ठीक है, चलिए अगला बच्चों को लिखा है पोमोलॉजी, फल विज्ञान। देख लें, फल विज्ञान या क्या बोलेंगे भाई? पोमोलॉजी। फल विज्ञान या पोमोलॉजी। आप देख लें यहाँ पे, फल विज्ञान या पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी। ये सारे नाम आपके सामने लिखे हैं, तो आप इतना सब देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या पादप वर्गीकी, प्लांट टैक्सोनॉमी। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लांट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का वर्ड मतलब ये होता है बच्चों किसी भी चीज का वर्गीकरण, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक किसी डब्बे में बहुत सारी चीजें भर के दे दी, उसमें काजू बादाम किसमें सब भर के दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए जो काजू बिल्कुल वो नीचे है, किसी डब्बे में नीचे है, उसको आपको निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? वो आप तब निकाल पाओगे जब पूरे डब्बे को आप बिल्कुल निकालो, बिल्कुल किसी भी जमीन पे गिरा दोगे तब निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक डब्बे में काजू, एक डब्बे में बादाम, एक डब्बे में किसमें, सब डब्बे में बिल्कुल अलग अलग कर दूं,
और अब मैं जो भी चीज चाहूं, चाहे काजू निकालना चाहूं तो बिल्कुल तुरंत निकालूंगा, किसमिस निकालना चाहूं तो किसमिस निकालूंगा। ये क्यों निकालूंगा? क्योंकि हमने टैक्सोनॉमी कर दिया, वर्गीकृत कर दिया है, सबको बिल्कुल एक ही जगह अलग अलग बॉटल में रख दिया है। तो वही चीज है चुना लिखा है प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप पादप वर्गीकरण का अध्ययन, मतलब जितने भी प्लांट हैं, एल्गी, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट हैं जिसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, तभी इनका स्टडी करना बहुत आसान हो पाया। जब बिल्कुल इनको मिस कर दिया गया था तो पता ही नहीं चल पा रहा था कौन एल्गी, कौन फंजाई, कौन क्या है, पता ही नहीं चल पा रहा था। तो इसी वजह से वर्गीकरण करना पड़ा, इसी वजह से हमें टैक्सोनॉमी करनी पड़ी। तो यहाँ पर लिखा है प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकरण का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकरण कहलाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो सामने लिखे हैं यहाँ पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप याद करिए। चलिए भाई नेक्स्ट चलते भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बच्चों सारी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल सारी पीडीएफ जितनी भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी आपको सारा पीडीएफ आपको भेजा जाएगा। केवल आपको पढ़ने का है, केवल आप पढ़िए बस, जी जान जितना आपको पढ़ाया जाए उतना पढ़िए मन से, ठीक है भाई, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए भाई देखिए जरा क्या लिखा है, ठीक है बच्चों, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, यहाँ पे देख लें विषाणुओं का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा, सिंपल सी बात है। आगे का बच्चों पादप भूगोल या फाइटोजियोग्राफी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पौधों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, मतलब इस पूरे विश्व में जहां जहां भी पौधे पाए जा रहे हैं, इस पूरे विश्व में जहां जहां भी पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना बच्चों फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। यहाँ पे पौधों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, पौधों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? फाइटोजियोग्राफी या पादप भूगोल कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते क्या लिखा है, लिखा विकिरण जीव विज्ञान, रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी बच्चों को पता है रेडिएशन क्या होता है? आजकल रेडिएशन की वजह से तमाम सारे कोरोना वायरस फैला है और कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस एक टाइप का रेडिएशन ही है जो बिल्कुल बहुत तेज स्प्रेडिंग कर रहा है। यहाँ लिखा है बच्चों विकिरण जीव विज्ञान, रेडिएशन बायोलॉजी। यहाँ लिखा है विभिन्न विकिरणों का पादप पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन। बहुत सारे जो रेडिएशन है उनका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव कर रहा है, पक्षियों पे क्या प्रभाव डाल रहा है, पौधों पे क्या प्रभाव डाल रहा है, उन सारा की सारी चीजों का अध्ययन बच्चों हम रेडिएशन बायोलॉजी के अंदर करते हैं, रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते भाई क्या लिखा है, देखिए बच्चों सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे चलकर के पढ़ना है इस सस्य विज्ञान के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में। जब आप कभी बीएससी करेंगे वैसे करेंगे तो आपको एग्रोनॉमी वहां पे बहुत डिटेल पढ़ने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे जान लें एग्रोनॉमी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्य विज्ञान, फसली पादपों का अध्ययन, जो भी पौधे आपके गेहूं मटर मक्का धान जो भी आप उगाते हैं, जो भी आप ग्रो कराएंगे, तो यहाँ पे फसल पादपों का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? एग्रोनॉमी कहलाता है। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है, बिल्कुल एग्रोनॉमी कहलाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे याद कर लें सस्य विज्ञान, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते भाई, ठीक है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिग्री है। ये भी आप कभी जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे लगातार आने वाले समय में आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जाने वाले हैं तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा करने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट के अंदर। यहाँ पे लिखा जैव प्रौद्योगिकी मतलब प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण व संवर्धन का अध्ययन, मतलब किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर, बच्चों समझ लें इसको हम आगे बताएंगे आपको। किसी भी कोशिका के अंदर एक वर्ड होता है प्रोटोप्लास्ट, उस प्रोटोप्लास्ट का हम पृथक्करण करके जब हम कल्चर करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करना होता है बच्चों से क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है भाई। जितना आप नोट कर लें इसको, और कोई बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। सभी बच्चों को बिल्कुल ऐप पे पीडीएफ लगातार उसको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई अगला चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बागवानी या हॉर्टिकल्चर। ये सारे के सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे, हॉर्टिकल्चर या बागवानी, सिंपल सी बात है, आप बागवानी कराइए या उसे बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। लिखा है फल व उद्यानी पादपों का अध्ययन, फल व उद्यानी पादपों का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फल व उद्यानी पादपों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, भौतिकी सिद्धांतों व विधियों का जैविक समस्याओं के संबंध में अध्ययन भैया क्या कहलाएगा? ये भी आप देख सकते हैं जैव भौतिकी या बायोफिजिक्स कहलाएगा, सिंपल सी बात है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, फार्माकोग्नोसी। आपको पता है फार्मा का मतलब हो गया किसी भी औषधि से रिलेटेड, किसी भी दवा से रिलेटेड। फार्मा का मतलब हो गया किसी दवा से रिलेटेड, मतलब पादप औषधियों की पहचान कि प्लांट के अंदर कौन सी दवा डालनी है, कौन सा दवा लगाना है। तो पादप औषधियों की पहचान, पृथक्करण,
वह उपयोगी संबंधी अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? ये फार्माकोग्नोसी कहलाएगा या फार्माकोप्रोसी कहलाएगा। मतलब दवाओं से रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आ जाए या फार्मा से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो आप ये समझ जाएंगे कि वह दवाओं से संबंधी अध्ययन बता रहा है। ठीक है भाई, चलिए पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्लांट ब्रीडिंग, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्लांट ब्रीडिंग से। तो प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किसके अध्ययन में करते हैं बच्चों? तो उपयोगी पादपों की किस लय सुधारने का अध्ययन, मतलब किसी भी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे बढ़िया से बढ़िया करें, कैसे अच्छे से अच्छे करें, उसके बारे में बच्चों जो अध्ययन कराएगा वो प्लांट ब्रीडिंग कहलाएगा। ये प्लांट ब्रीडिंग भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे पढ़ना है बीएससी नर्सिंग में। तो आप जरूर याद करें कुछ पॉइंट। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट है, प्लांट ब्रीडिंग तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है भाई, चलिए अगला लिखा बच्चों सिल्वीकल्चर, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर, ये सिल्वीकल्चर क्या होता है इसके बारे में लिखा है, वनों के वृक्षों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन। जो वन वगैरह हैं, जो वृक्ष वगैरह हैं, उनके उत्पादों का अध्ययन, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका, जो प्लांट में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो उत्पाद दे रहे हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करना होगा भैया उसे क्या बोलेंगे? सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर कहलाएगा। आप इसको भी नोट कर लें कि सिल्वीकल्चर क्या भाई? वन के वृक्षों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना बच्चों सिल्वीकल्चर कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाएगा। तो यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद फार्माकोग्नोसी, प्लांट ब्रीडिंग और सिल्वीकल्चर। ये 4 नाम आपको याद करके चलना, स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें आप, आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। देखा जो टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर के पार्ट है और एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन, किसी भी आर्टिफिशियल मेथड से, किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से किसी भी प्लांट के सेल को, किसी प्लांट के ऊतक को हम किसी भी मीडियम में उसका संवर्धन करें, उसके बारे में जाने, भैया क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर कहलाएगा, ऊतक संवर्धन कहलाएगा, टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगले बच्चों बायोकेमिस्ट्री, जैव रासायनिक विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे बायो लगा केमिस्ट्री लगा तो दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों की मिक्सिंग होगी। यहाँ पे लिखा है जीवों में उपस्थित रासायनिक घटकों तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी भी जीव में उपस्थित रासायनिक घटक हमारी बॉडी के अंदर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है, वो चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, ऐसे अलॉट ऑफ बहुत सारे तमाम सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करना बच्चों बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है भाई, जैव रसायन विज्ञान कहलाता है। आगे लिखा है बायोमेट्रिक्स, यहाँ पे देख लें बायोमेट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, बायोमेट्रिक्स। देखो भैया लिखा है कि अभी इसके पहले मैं थोड़ी पहले बता दें इसके बारे में, जीव वैज्ञानिक के परीक्षणों का गणितीय विवेचना, मतलब किसी भी चीज के बारे में जो आप गणितीय विवेचना करेंगे, जिसमें गणितीय मेथड लगेगा, जैसे बात वो क्या कहलाएगा भाई? बायोमेट्रिक्स कहलाएगा। तो इसको भी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, इसके बारे में आप जान लें। फिर आगे लिखा है हिस्टोलॉजी, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। बच्चों हिस्टोलॉजी हमेशा क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन। हमेशा चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उनके अंदर जितने भी ऊतक हैं, उस ऊतक के बारे में जो अध्ययन कहलाएगा भाई, उसको भैया बोलेंगे हिस्टोलॉजी, उसे बोलेंगे ऊतकों का अध्ययन। यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है भाई। चलिए अगला है बच्चों एल्गोलॉजी, क्या भाई लिखा है? एल्गोलॉजी। यहाँ पे देखिए भाई एल्गोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा? शैवालों का अध्ययन कहलाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ये सब चीज मैं भी पहले बता चुका हूँ। हिस्टोलॉजी क्या है और एल्गोलॉजी क्या है? एल्गोलॉजी हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, फ्लावर के अध्ययन को बच्चों एंथोलॉजी बोलेंगे। और अर्बोरियोलॉजी जो होता है बच्चों, तमाम सारे जो छोटे छोटे वेक्टर्स होते हैं, जो तमाम सारे छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं भैया उसे बोलते हैं अर्बोरियोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी बता दिया। फलों के अध्ययन को बच्चों पोमोलॉजी बोलेंगे। फ्लावर के स्टडी बारे में फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। ये सारी चीजें मैं लगातार आपको बता दिया हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सोनू यादव ने भी पूछा था कि एंथोलॉजी क्या होता है भाई, सोनू यादव। तो आप देख लें, आपके सामने लिखा है भाई, यहाँ लिखा है एंथोलॉजी, ये लिखा है भाई एंथोलॉजी। आप केवल पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज बिल्कुल आपका जो छोटा छोटा डाउट होगा सब आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, लिखा है एंथोलॉजी। बच्चों यहाँ लिखा है फूलों का अध्ययन। फूलों मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लावर। तो फ्लावर का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी कहलाता है। फ्लावर का अध्ययन, फूलों का अध्ययन बच्चों एंथोलॉजी कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए एनाटॉमी, अभी मैंने बताया था एनाटॉमी क्या होता है। जो एनाटॉमी होता है बच्चों, अभी मैंने बताया कि एनाटॉमी मतलब शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन बच्चों एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद टैक्सोनॉमी, तो अभी मैंने बताया कि पादपों का जो वर्गीकरण होता है, जो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है, पादपों का जो वर्गीकरण होता है, मतलब कौन से प्लांट को कहाँ रखा जाए, शैवाल को कहाँ रखा जाए, ब्रायोफाइटा को कहाँ रखा जाए, टेरिडोफाइटा को कहाँ रखा जाए, जिम्नोस्पर्म कहाँ रखा जाए, एंजियोस्पर्म कहाँ रखा जाए, उन सब के बारे में जो स्टडी करना होता है बच्चों, वो पादप वर्गीकरण का अध्ययन वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है भाई, अगला लिखा बच्चों स्पर्मोलॉजी। अब स्पर्मोलॉजी बच्चों हम कैसे लिखेंगे? स्पर्मोलॉजी बच्चों आपको पता है कोई भी बीजों का अध्ययन, जो सीड होता है, सीड, उस सीड के बारे में बच्चों जानना ही क्या कहलाता है भैया? बीजों का अध्ययन कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ये सारे के सारे पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके जाएं। ठीक है भाई, अगला लिखा बच्चों स्पेस बायोलॉजी, इसको ऐसे लिखते हैं स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी। यहाँ देख लें,
अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, मतलब जो अंतरिक्ष में जो तमाम सारे प्लांट जो होते हैं उनके बारे में, या वायुमंडल में स्थित जो तमाम सारे पादप हैं उसके बारे में जो स्टडी करना स्पेस बायोलॉजी या स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। बच्चों ये आज हमने आपको 50 के 50 स्टडी के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है, 50 स्टडी के बारे में, और अभी रिमेनिंग कुछ और बचे हैं, लगभग 50 के आसपास और भी स्टडी बची है। तो आज हम लोग बच्चों केवल कितना ही आपको बताएंगे इस 50 के बारे में। इतना आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अगली क्लास में बताएंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप जरूर बताइए। कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जितने बच्चे देख रहे हैं वो चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल लगातार आप बिल्कुल जम के मेहनत करिए। होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो हेलो, तो सभी लोग लाइव जुड़े रहो अभी 2 मिनट के लिए। आज बेटा ये जो में क्लास चल रही है, आज ये पहला दिन था, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कभी लाइव क्लास नहीं लिया तो उनको दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, तो अभी जो है यूट्यूब पर आकर के एक बार हम पुनः सबको बताएंगे कि कैसे आपको क्लास लेनी है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा और कैसे आपको टेस्ट देना है, वो सारी चीजें अभी आकर के हम बताएंगे, ठीक है। और आज जो है 2 बजे से लगभग क्लास चल रही है और साढ़े छः बज रहा है, लगभग 4.5 घंटे की क्लास आप लोगों ने किया है। और कल जो है लगातार 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। आप सभी लोग लाइव जुड़िएगा और जो भी आज क्लासेस हुई हैं उनका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं जो बोर्ड पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जो पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनकी अभी हम बताते हैं, ठीक है, ग्रुप में बता देंगे उनकी क्लास की सूचना। बाकी ये नए बच्चों के लिए मैं सूचना बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं क्रैश कोर्स वाले, ठीक है, जो लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे उनको लाइव जुड़ना है, ठीक है बच्चों। आज यहीं पर क्लास समाप्त की जाती है क्रैश कोर्स की। कल जो है पुनः 2 बजे से शुरू होगी। जब भी क्लास शुरू हो, जैसे 2 बजे हमने टाइमिंग दिया है, तो 10 मिनट 15 मिनट आप वेट कर लिया करो, मतलब फोन ना किया करो, क्योंकि आप फोन करोगे तो परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर पढ़ाई कैसे होगी? फोन आपको नहीं करना है, आपकी क्लास जो है 100% होगी। आपको रेगुलर पढ़ना है, 1-2 दिन आपका बेस क्लियर किया जाएगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर के आएंगे, आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।
जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। फटाफट सभी लोग लाइव जुड़ जाओ। काफी लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, मुझे लगता है कि जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं एप्लीकेशन में कैसा क्या चल रहा है, तो जल्दी से आ जाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं जुड़ पाए हैं और ऐसे काफी विद्यार्थी जो जुड़ चुके हैं। सभी विद्यार्थी आ जाए जल्दी से। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है सभी का। जल्दी से जुड़िए सभी लोग जो जुड़ चुके हैं, उनके नाम हम बोल देते हैं। अमन मिश्रा, शिवम गुप्ता, नवनीत शुक्ला, आध्या, अनुपम चौबे, नमन जैन, आलोक प्रकाश, आशुतोष यादव, प्रेम प्रताप सिंह, सौरभ सिंह, केशव गुप्ता, विमल शर्मा, सौरभ तिवारी, प्रीति सिंह, अभिषेक गुप्ता, अमित बघेल, केपी मौर्य, सोनू यादव, ऋतिक, बीरू यादव, प्रशांत गंगवार, अमित कुमार मौर्य, अमित कुमार, अमित प्रताप सिंह, नीतीश कुमार, अंकित साहू, संचित, शिवम तिवारी, अनस सिद्दीकी, सौरभ कुमार यादव, नईम मलिक। फटाफट सब जुड़ जाइए सभी लोग। राघवेंद्र सिंह, ऋतिक सिंह, दिशा गुप्ता, रोहित, सूरज, अर्जुन, अभिनव, आयुष चौहान, कृष्णा, शिवम मौर्य, शिवम पांडे, गौरव वर्मा, हर्ष शर्मा, लकी गोस्वामी, शिवम शर्मा, मोहित साहू, आदित्य सिंह। फटाफट जुड़ते जाइए भाई सभी लोग। अंकित साहू, नीलेश पाल, आदित्य कुमार, शिवनंदन, श्वेत मिश्रा, मनीष राठौर, विकास सिंह, सत्यम शुक्ला। जल्दी से सभी लोग आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाएं। अभी भी 10 से 12 विद्यार्थी अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, और अगर आप जुड़ नहीं पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज पहला दिन है तो प्रैक्टिकल करने में तो आप लोगों को समय लग ही रहा होगा, है ना। फर्स्ट डे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को क्लासेस लेनी है। ठीक है, सारे विद्यार्थी आ जाए। स्वागत है सभी का। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चों सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे और हमारे साथ आप लोगों को नोट्स बनाते भी चलना है। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं आपको नोट करनी है। जैसे बोर्ड पर लिखी हुई जो भी चीज होगी, जो यहाँ पर रिटन मैटर होगा वो तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, लेकिन जो एडिशनल चीजें मैं नोट कराऊंगा उनको आपको नोट करते चलना है। और आज और कल 2 दिन आप लोगों को बेसिक क्लियर किया जाएगा। इसके बाद जो है मंडे से आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, हम अपने जो है एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे। चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के पहले सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर की जाएगी। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को बेस क्लियर किया जाएगा आधे घंटे। इसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर सारी चीजें जो है क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग जो है जुड़ चुके हो, लगभग सारे विद्यार्थी या तो 12th अपियरिंग में है या तो 11th में है। तो हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। हम लोगों को जो है अच्छी रैंक लेकर के आना है तो पेन चलाना पड़ेगा। सारे विद्यार्थी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।